हेलो फ्रेंड। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3, जिसमें हम बात करेंगे समिट से रिलेटेड। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक लेक्चर हम अपॉइंटमेंट पे ले चुके हैं, इसके बाद हम एक लेक्चर स्पोर्ट्स पे ले चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा समिट्स और कॉन्फ्रेंस पे। इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि समिट और कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें तो जनरली 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को यहाँ से यूपीपीसीएस प्री 2025 में डेफिनेटली मिलेंगे। इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले तो जितनी भी हमारी समिट है उसको हमने जो है ना 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। एक तो मैंने इसको नेशनल और इंटरनेशनल समिट्स बनाई हैं, कुछ हमने इसको फिर नेशनल समिट्स बनाई हैं। फिर नेशनल समिट्स को भी हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है। इसी तरीके से इंटरनेशनल समिट्स को भी कुछ हिस्सों में चेंज करने की कोशिश की है। दोनों चीज़ें हमने इसमें ट्राई की हैं। अब अगर इसमें हम इनिशिएट करते हैं तो समिट से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मिनट जरा, तो अगर हम जो है समिट से इनिशिएट करते हैं, पहले इंटरनेशनल समिट से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी हमारी इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और उसको इंटरनेशनल समिट्स एंड देन नेशनल समिट्स को हम लेते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स लिखी हैं, और ये इम्पोर्टेंट समिट्स वो वाली हैं जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट समिट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर आपको देखने को मिलती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स हैं, एक पूरे ग्लोबल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की समिट्स होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। और सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि ये समिट्स कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पर हो रही है। तो पहली समिट लेते हैं हम G7। G7 की समिट हुई है आपकी कनाडा में, कनानिस्कस इस प्लेस कनाडा में हुई है। और क्योंकि कनाडा में हुई है तो जो इसके अध्यक्ष हैं वो मार्क कार्नी हैं, जो वहाँ के हेड हैं कनाडा के ही, जो आपके जो है इस टाइम आपका प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी को जो है यहाँ पे बनाया गया है अध्यक्ष। और इसके अंदर एक कनानासिकस वाइल्ड फायर चार्टर जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली में कनाडा, अमेजन वाले इस वाले एरिया में अगर आप देखो तो वाइल्ड फायर्स आपकी बहुत ज़्यादा होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस पर्टिकुलर लोकेशन को देखते हुए कि जो कनाडा में लोकेशन थी कनानासिकस, तो कनानासिकस वाइल्ड फायर चार्टर को अडॉप्ट कर लिया गया है यहाँ। तो कई बार ये आपसे यही पूछेगा कि कनानिस्कस वाइल्ड फायर चार्टर कहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, पहली बार कई बार ये पूछेगा। किस समिट में अडॉप्ट किया गया है, ऐसा पूछ सकता है G7 समिट में। किस लोकेशन पे अडॉप्ट किया गया है, कनाडा में, ऐसा भी आपका पूछ सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये समिट आपकी अटेंड की थी। एक्चुअली में पिछले 6 बार से G7 में लगातार मोदी जी को आमंत्रित किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में खालिस्तान वाले इशू को लेके काफ़ी ज़्यादा पंगा हो रहा था, तो उसकी वजह से अब की बार ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को G7 समिट में विशेष अतिथि की तरह आपका इनवाइटेड नहीं किया जाएगा। लेकिन फाइनली अंततः है G7 समिट में उन्हें इनवाइट किया गया कनाडा में, और वहाँ जाकर उन्होंने जो है इसको कंटिन्यू किया। तो आपको इसलिए भी आपको G7 समिट याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो खालिस्तान वाला मुद्दा है, इसमें मोदी को बुलाना वाला मुद्दा है, तो आपको इजीली याद रह जाएगी कि भाई G7 समिट डेफिनेटली कनाडा में ही ऑर्गेनाइज हुई है। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है G20 समिट्स। G20 समिट्स भी आपकी इंपॉर्टेंट है, G7 समिट की तरह G20 समिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये हुई है आपकी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और जो ब्राज़ील में आपके लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा जो है ने इसकी अध्यक्षता की है, जो आपके जो है ब्राज़ील के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसमें जो थीम है इसकी वो भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में अगर आप समिट को देखो तो समिट्स की थीम भी अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार वो समिट का नाम देगा, पूछेगा समिट हुई है, और उसके बाद कहेगा कि इसकी थीम क्या थी, उसको थीम को ही पूछेगा। तो हमने जगह जगह हमें इंपॉर्टेंट समिटों की थीम भी याद रखनी है। तो थीम है यहाँ बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट।
मतलब हमें एक जस्ट वर्ल्ड और एक सस्टेनेबल प्लेनेट को फॉलो करना है, एक जस्ट वर्ल्ड बनाना है, एक न्याय संगत वर्ल्ड बनाना है जिसमें हम सतत रूप से अपने प्लेनेट को, अपनी पृथ्वी को, अपने ग्रह को बचा सकें। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी G20 की समिट होती है इस नारे के साथ, और ये आपका ब्राज़ील में होता है। G20 समिट के साथ भी अब की बार कंडीशन आपकी देखें, अगर हम G20 वाली समिट देखें तो G20 वाली समिट भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो पहले आपका जो है G20 समिट, इससे पहले अभी रिसेंट में जो है 2 साल पहले इंडिया भी आपका G20 समिट कर चुका है। अब ये G20 समिट फिलहाल जो है ब्राज़ील के पास है। तो एक तरीके से साउथ वाले जो कंट्री है ना, उसी में मूव कर रही है आपकी G20 समिट। अक्सर G20 समिट अब तक यूरोप या अमेरिका में होती थी, लेकिन जैसे इधर आपका इंडिया में हुई, फिर इंडिया के साथ इधर इंडोनेशिया ने भी की, इंडिया ने भी की, और अब ये ब्राज़ील में। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका या आपका एशिया, इसमें आपका जो है G20 आपकी मूव कर रही है। तो इससे आपको याद रखना आसान रहेगा कि फ़िलहाल ये आपकी साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है, जो कि एक इम्पोर्टेंट आपकी लोकेशन को दिखाती है। इसके बाद आपका मैंने क्या किया है कि G20 की जो भी समिट हुई है, जैसे इसके अलावा G20 की एक और समिट होती है। अक्सर अब जब हमारी एक मेन समिट होती है, उस मेन समिट के साथ साथ ना कुछ सब्सिडायरी समिट्स भी होती है। मतलब एक तो मुख्य समिट हो गई, उसके साथ उसके विदेश मंत्रियों की, किसी और मिनिस्टरों की, डिफेंस मिनिस्ट्रियों की भी साथ साथ में समिट अक्सर होती रहती है। तो मैंने क्या किया कि उसे ऑर्गेनाइज किया है कि एक पर्टिकुलर समिट और उसकी सहायक समिट्स दोनों को एक साथ रखा जाए। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि जैसे हमने G20 की विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई है। अब G20 की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी जोहान्सबर्ग में, और इसमें हमारे जो है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये जोहान्सबर्ग जो है ये भी ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो जो है ये भी ब्राज़ील में है, और जोहान्सबर्ग जो है ये भी आपका ब्राज़ील में है। तो लेकिन मतलब 2 सिटी चेंज हो गए हैं, सेम ही कंट्री में G20 की आपकी समिट चल रही है, लेकिन साथ साथ में क्या हुआ है कि दोनों के सिटी बदल गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी G20 की समिट की बात करेंगे तो रियो डी जेनेरियो में होगी, लेकिन G20 के विदेश मंत्री की बैठक की बात करेंगे तो वो आपका जोहान्सबर्ग में होगी। इसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं, कुछ ब्रिक्स की इम्पोर्टेंट समिट्स की बात करेंगे। ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट समिट है। ब्रिक्स जैसे आपका अगर हम उधर G7 और G20 समिट देखें, जो मुख्यतः जो है वेस्टर्न कंट्रियों को सपोर्ट करती हैं या वेस्टर्न कंट्रियां जिसमें डोमिनेट करते हैं मुख्यतः, वहीं आपकी ब्रिक्स और एससीओ की जो समिट्स होती हैं वो जनरली जो है ईस्टर्न कंट्रियां जो हैं, जैसे भारत आपका हो गया, ब्राज़ील हो गया और आपका जापान हो गया, इन कंट्रियों को लेकर आपके आगे बढ़ती है। ब्रिक्स की पहले मैंने एक बताया है कि 2024 की पहले हमने ब्रिक्स समिट हुई थी, ये एक्चुअली में कजान और रूस में हुई थी। वहाँ कजान घोषणा पत्र आपका लिया गया था। ये थोड़े पीछे की बात हो गई है, 2024 की बात हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले हमारी रूस में हुई थी कजान में। रसिया के होने के बाद अब हमारी जो हो रही है वो हो रही है फिलहाल जो है, जो लेटेस्ट समिट हुई है 17वीं 2025 की ब्रिक्स की, वो हुई है आपकी ब्राज़ील में अगेन। ये भी आपकी जो है ब्रिक्स की समिट्स भी आपकी ब्राज़ील में हुई है। अभी आपका 2 चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी G20 की समिट भी ब्राज़ील में हुई है, ब्रिक्स की समिट्स भी ब्राज़ील में हुई है। मतलब हमारी ब्रिक्स और G20 दोनों समिट्स आपकी ब्राज़ील में हुई है। ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है, इसे याद रखने के लिए हम इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो मैंने अभी को बताया जहाँ G20 एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रियों का फ्रंट है, जहाँ वेस्टर्न कंट्री डोमिनेंस करते हैं, लेकिन ब्रिक्स आपके डेवलपिंग कंट्रियों का फ्रंट है। तो इस टाइम ब्राज़ील इतनी बेहतरीन सिचुएशन में है कि उसने ब्रिक्स और G20 दोनों को एक साथ कराया है। मतलब वेस्टर्न कंट्री के डोमिनेंस G20 को भी, वहीं आपके जो विकासशील कंट्री हैं इनका को डोमिनेंस करते हुए ब्रिक्स को भी, दोनों को इन्होंने एक साथ सम्मानित करा दिया है। और एक तरीके से ब्राज़ील इस टाइम इम्पोर्टेंट पोजीशन रख रहा है, दो अपोजिट ग्रुपों को एक साथ जो है ऑर्गेनाइज करा रहा है। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ब्राज़ील इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही इसकी कुछ आपकी सहायक समिट्स भी हुई हैं, जैसे ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर समिट्स, ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर समिट, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम।
तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर इसमें गए होंगे, इसमें इंडस्ट्री के मिनिस्टर गए होंगे, यहाँ पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम जो होता है संसद वाले वो गए होंगे। लेकिन ये तीनों ही जो है आपके ब्राज़ील, ब्रासीलिया वगैरह में हो रहा है। तो जो ब्राज़ील है, ब्रासीलिया भी आपका ब्राज़ील में है उसमें, तो ब्राज़ील के अंदर ही ये तीनों समिट जो इसकी सहायक समिट है ब्राज़ील के अंदर ही हो रही है। इसमें जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम का नेतृत्व किया है ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला क्या है, जो हमारे इस टाइम संसद के जो स्पीकर हैं ओम बिड़ला, उन्होंने जो है ब्रिक्स का जो पार्लियामेंट या संसद की जो आपकी समिट थी उसको नेतृत्व दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से पार्लियामेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा वो स्पीकर होगा और पार्लियामेंट में वही जाकर पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट समिट चलती है वो होती है एशियान। देखो एशियान भी आपकी इम्पोर्टेंट समिट है। जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आपका इंडोनेशिया, आपका म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इस तरह के फिलीपींस, ये जो भी आपके कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, इन सारे कंट्रियों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है एशियान। तो एशियान की समिट भी इम्पोर्टेंट रहती है इस ग्रुप को देखते हुए। इसमें दे बात करते हैं कहाँ क्या हुआ है एशियान समिट में। तो आपकी एशियान समिट के बारे में अगर हम बात करें तो एशियान समिट हुई है आपकी कोलालमपुर मलेशिया में। कोलालमपुर मलेशिया में आपकी एशियान की समिट हुई है। तो कोलालमपुर मलेशिया में समिट हुई है और इसका विषय क्या रहा है यहाँ, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जैसे आपकी थीम थी, जैसे मैं ऊपर बता रहा था, ऐसे इस तरीके से एशियान की भी आपकी थीम रही होगी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी मुख्य थीम रही है कि इंक्लूसिव रहे और सस्टेनेबल रहे। देखो जितनी भी जो एशियान कंट्री हैं वो जनरली क्या करते हैं, एक तरह से कोऑपरेट करने वाले कंट्री हैं, आपस में कन्फ्लिक्टिंग वाला चीज़ उनके यहाँ नहीं है। वो ज़्यादातर वर्ल्ड लेवल पर कन्फ्लिक्टिंग सिस्टम में नहीं रहते हैं। तो वो काहे में रहते हैं, वो जनरली समावेशी में रहते हैं, इंक्लूसिविटी में रहते हैं। तो इस थीम में इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी इसलिए लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं वो ज़्यादातर पीसफुल सिचुएशन में रहते हैं और समावेशी रहते हैं, सबसे सही संबंध अपना बना कर रखते हैं। उधर चाइना से भी, जापान से भी, इंडिया से भी, यूएसए से भी एक नॉमिनल आपका वो बना कर रखते हैं। तो इससे हमें याद रखना है इंक्लूसिविटी और समावेशन उसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ इन्होंने साथ में एक और इम्पोर्टेंट है कि जो इन्होंने घोषणा की है कि एशियान 2045 का फ्यूचर लेके चल रहे हैं कि एशियान 2045 में क्या होगा। तो एशियान 2045 के घोषणा पत्र को इन्होंने एडॉप्ट किया है, सम्मानित किया है। इसके बाद इसी तरीके से जैसे आपका यहाँ आया था, जैसे हमने यहाँ बात कर रहे थे कि भाई एशियान का एक इसी तरीके से हुआ होगा एशियान डिजिटल मिनिस्टर समिट, इसकी एक सहायक वाली आपकी समिट हुई है। तो ये जो सहायक समिट हुई है आपकी एशियान डिजिटल मिनिस्टर, ये हुई है आपकी बैंकॉक में। बैंकॉक मतलब थाईलैंड में हुई है, थाईलैंड में आपकी हुई है। इसको समझेंगे हम जरा। एशियान आपकी जो है मलेशिया में होगी, कुलालंपुर के उस मलेशिया की कैपिटल कुलालंपुर में होगी, लेकिन वहीं मलेशिया से ऊपर थोड़ा सा आप जाओगे तो थाईलैंड में आपकी जो है डिजिटल मिनिस्टर समिट होती है। अब इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो एशियान से आपको एशियान डिजिटल मिनिस्टर की समिट को भी कुलालंपुर में दिखा देगा और हम जनरली कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे जनरली जो भी मेन समिट होती है उसकी जो सहायक समिट होती है वो हमेशा उसके साथ जो है ना उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होती है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जैसे हम ब्रिक्स में देख रहे हैं, G20 में देख रहे हैं, ब्रिक्स में देख रहे हैं। दोनों कंडीशन में अगर आप देखें तो वास्तव में वहीं पर जहां आपकी समिट हो रही है वहीं उसकी सहायक समिट भी हो रही है। लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा एशियान वाले कंडीशन में इस तरीके से नहीं है। जहाँ आपका एशियान की समिट कुलालंपुर मलेशिया में हुई है वहीं उसके डिजिटल मिनिस्टरों की समिट्स बैंकॉक थाईलैंड में हो गई है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पोजीशन आपकी चेंज हो गई है। लोग एक्चुअली में क्या हो रहा होगा कि वो जा तो रहे होंगे मलेशिया, कुलालंपुर में जा रहे होंगे जब एशियान की समिट हो रही होगी, लेकिन आपको पता है कि बैंकॉक जो है ना, बैंकॉक जो है बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि लोग जो है इधर उधर जाने के बजाय बैंकॉक में जो है छुट्टी मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्पेशली जो यूथ लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ ब्यूटी
वाली सिस्टम जो है बहुत बेहतरीन है। उस कंटेक्स्ट में अगर आप याद रखोगे तो एशियान डिजिटल मिनिस्टर की जो समिट है, वे बेचारे जा तो रहे होंगे कुलालंपुर मलेशिया में, लेकिन वो भूल से पहुंच गए बैंकॉक, क्योंकि छुट्टी मनाने का सबसे बेहतरीन जगह उन्हें वहीं मिली होगी। तो सोचा होगा यार कुलालंपुर को कैंसिल करते हैं और बैंकॉक में स्टे लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रख सकते हो आप। इसके बाद आती है आपकी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट समिट है। एक्चुअली में जब से मतलब अगर आप एशिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जब से हमारी सार्क वाली समिट आपकी ख़त्म हुई है, मतलब सार्क आपका डेड पड़ा हुआ है, सार्क आपका जो है एक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से सार्क जो है आगे नहीं मूव हो पा रहा है। तो इंडिया ने सार्क को एक तरीके से छोड़ के सार्क की जगह बिम्स्टेक को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बिम्स्टेक की समिट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब अगर बिम्स्टेक की समिट्स की हम बात करें तो यही समिट आपकी बैंकॉक में हुई है और इसकी थीम पे भी बात करेंगे। लेकिन बिम्स्टेक की समिट्स आपकी बैंकॉक में हुई है क्योंकि बिम्स्टेक्स में आपका जो है इंडिया वगैरह इधर के कंट्री तो हैं ही, साथ में इधर आप में म्यांमार और थाईलैंड, ये 2 कंट्री भी जो है इसमें आते हैं, बिम्स्टेक्स वाली जो कंडीशन में आती हैं। लेकिन बिम्स्टेक्स का भी बैंकॉक में है। तो आपको याद रखना है कि एशियान की समिट जहां मलेशिया में हुई थी कुलालंपुर में, लेकिन बेचारे डिजिटल मिनिस्टर्स जो थे, जब डिजिटल वाला हो रहा था मिनिस्टर्स वहां जाने की बजाय पहुंच गए थे बैंकॉक। उन्होंने कहा भाई ठीक है यहीं से आप जो है बिम्स्टेक भी करते चलो। तो फाइनली उन्होंने बैंकॉक में ही जो है बिम्स्टेक भी कर ली। और बिम्स्टेक की थीम थी प्रॉस्परस, रिजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। तो अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि इंडिया क्या चाहता है, सार्क को जब वो आगे नहीं बढ़ा रहा तो बिम्स्टेक को आगे बढ़ा रहा है और बिम्स्टेक के थ्रू ना वो प्रॉस्पेरिटी चाहता है। वो चाहता है कि भाई जो प्रॉस्पेरिटी हमें सार्क के थ्रू नहीं मिली ना, वो प्रॉस्पेरिटी अब हम बिम्स्टेक के थ्रू लेकर आएंगे। इसलिए थीम रखी गई है प्रॉस्पेरिटी। थीम रखी गई है ओपन बिम्स्टेक, कि भाई बिम्स्टेक को ओपन रखा जाएगा, बिम्स्टेक को ऐसे क्लोज नहीं किया जाएगा जैसे सार्क को किया गया है। तो इस थीम के हिसाब से आप इसे याद रख सकते हो। यहाँ बिम्स्टेक कंट्रियों ने क्या किया है कि एक खेल भी रखने की कोशिश कही है कि भाई अब हम बिम्स्टेक स्पोर्ट्स करेंगे, कि बिम्स्टेक्स वाले जो कंट्री हैं ये सब मिलके ना एक स्पोर्ट्स इनिशिएट करेंगे और इस स्पोर्ट्स की मेज़बानी करेगा भारत। इसमें कुछ एथलेटिक्स पार्टिसिपेट करेंगे, शूटिंग वाला होगा, क्रिकेट वाला होगा। इस तरीके से ये कुछ एक बिम्स्टेक स्पोर्ट्स इनिशिएट किया जा रहा है और उसकी पहली बार मेज़बानी भारत ही करेगा, 2025 में ये होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट समिट देखी, G7 देखी, G20 देखी, ब्रिक्स देखी, आसियान देखी और उसके बाद बिम्स्टेक। ये पांचों की पांचों समिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखते हो, ठीक है। मैंने आपको याद करने के लिए भी इसमें कुछ चीज़ें बताई है, उसी तरीके से आप इसे थोड़ा सा मेमोराइज रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम चलें तो जो हमारा बिम्स्टेक है वही अभी कंटिन्यू चल रहा है और बिम्स्टेक्स के साथ फिर इसी तरह की कंडीशन जैसे पहले हुई थी हमारे साथ हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि बिम्स्टेक अगर आप देखें तो बिम्स्टेक यूथ समिट, देखो अभी हमने देखा था कि बिम्स्टेक की समिट तो हो रही थी आपकी बैंकॉक में, क्योंकि सारे मिनिस्टर एशियान की समिट वापस करते हुए बैंकॉक में आ गए थे सेकंड राउंड में, फिर बैंकॉक से ही बिम्स्टेक कर ली। अब बिम्स्टेक यूथ आ गया, इन्होंने कहा भाई ठीक है बैंकॉक तो अब काफ़ी हो गया है, अब वापस इंडिया आते हैं। तो बिम्स्टेक्स की सहायक समिट बैंकॉक में ना करके वापस इंडिया में आके करते हैं ये। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि आ गए और यूथ समिट ऑर्गेनाइज कराई। पहली यूथ समिट थी गांधीनगर गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने यूथ आपकी समिट करा दी कि भाई यूथ सबसे ज़्यादा कहाँ है। हमने कहा भाई यूथ तो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, यूथ समिट को हम बैंकॉक में नहीं कराएंगे। अब हम वापस चलते हैं और इंडिया के में गुजरात के गांधीनगर में जाके वहाँ पर एक यूथ समिट रख लेते हैं। थीम इन्होंने क्या बनाई, यूथ एज ए ब्रिज, कि भाई जो यूथ है वही बिम्स्टेक को जोड़ने का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा। इस कंटेक्स्ट में इन्होंने लिया कि यूथ एक ब्रिज की तरह काम करता है। वैसे भी अगर आप देखें तो जो युवा होते हैं वो चीज़ों को या तो जोड़ते हैं या तोड़ते हैं। तो नेपाल में तोड़ रहे थे, इंडिया में जोड़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा बिम्स्टेक्स में तो हम जोड़ेंगे, नेपाल की तरह तोड़ने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से यूथ एज ए ब्रिज वाली कंडीशंस क्रिएट हो गई। इसके बाद हम जो है आगे की समिट देखते हैं जो इंडिया के लिए एक और इम्पोर्टेंट समिट है, वो है IORA समिट।
ये क्या है IORA? ये है आपका इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन। ये इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन है, मतलब जो भी इंडियन ओशियन के किनारे किनारे जितने भी कंट्री हैं उन सब का एक एसोसिएशन बना दिया गया है। जैसे आप देखेंगे इधर पहले इसमें आपका जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर आपका म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इस तरीके से आपके जो है इंडियन ओशिया में श्रीलंका आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, मॉरिशस आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कंट्री, जो भी कंट्री इंडियन ओशियन के किनारे किनारे जिनका तट पड़ता है उन सारों को लेके बनाते हैं। अब ये भी इंडियन ओशियन में इंडिया को अगर अपनी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट बनानी है तो ये भी इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट समिट होती है। जैसे बिम्स्टेक इम्पोर्टेंट समिट है, इसी तरीके से IORA की समिट भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुई है जी? IORA की समिट हुई है आपकी श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में ही जो है इन्होंने कराई है IORA की समिट्स। देखो IORA में जो सेंट्रल पॉइंट है ना वो श्रीलंका है। अगर मैं इंडियन ओशियन की बात करूं, अगर मैं इंडियन ओशियन वाली चीज़ों की बात करूं तो आप देखोगे कि इसके सेंट्रल पॉइंट में क्या कौन है? इसके सेंट्रल पॉइंट में है इंडिया। और इंडिया के हिसाब से भी अगर आप देखें तो वास्तव में और भी सेंट्रल पॉइंट में ये पहुंच जाता है श्रीलंका। तो ये कह रहा है भाई एक काम करते हैं, जो IORA की समिट है वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में कराते हैं ताकि सब लोग, सारे जितने भी आपके इंडियन ओशियन के लोग हैं ना, सारे आराम से श्रीलंका में इकट्ठे हो जाएं बिना किसी दिक्कत के। सब अपने अपने जहाज़ लेके चलेंगे और अपने अपने जहाज़ जो है श्रीलंका के पोर्ट पे जाके खड़े कर देंगे। सेंट्रल पॉइंट पे सबको आना आसान होगा। इन्होंने कहा IORA की समिट रखते हैं हम एक तरीके से श्रीलंका के अंदर, रख लीजिए श्रीलंका के अंदर। फिर उन्होंने कहा अब एक विषय भी चुनते हैं। विषय क्या चुना? भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। भाई ऑब्वियस सी बात है, हिंद महासागर की ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और भविष्य की पीढ़ी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि जी ठीक है अभी तो हिंद महासागर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हिंद महासागर में बढ़ता कंपटीशन है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए कि हिंद महासागर में भविष्य को सही करें। उस कंटेक्स्ट में इन्होंने IORA रखा है। और वैसे भी IORA जो है इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि IORA के थ्रू ना इंडिया वास्तव में इंडियन ओशियन में चाइना को काउंटर करने के लिए काउंटर करना चाहता है। और उस चाइना को अगर इंडियन ओशियन में काउंटर करना है इंडिया को, तो उसे IORA पे स्ट्रॉन्ग वो करना पड़ेगा। तो ये IORA के थ्रू इसकी थीम देखें तो भविष्य की पीढ़ी देख रहा है, भविष्य देख रहा है हिंद महासागर में IORA के थ्रू। साथ में एक और इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि जब सेंट्रल पोजीशन में यहाँ श्रीलंका थी तो इंडिया ने कहा भाई देखो सेंट्रल पोजीशन में तो हम भी हैं। इन्होंने कहा हाँ हाँ भाई सेंट्रल पोजीशन में हो, आपको हम ना वाइस चेयरमैन बना देंगे। हम चेयरमैन बन जाएंगे, श्रीलंका बन गई चेयरमैन और इंडिया बन गया वाइस चेयरमैन। इसके बाद कहा कि जब 2027 की समिट होगी जी, इंडिया आपको हम बना देंगे, तब आप सेंटर में आ जाना, आप चेयरमैन बन जाना। तो अभी ये जो है वाइस चेयरमैन है, श्रीलंका चेयरमैन है। 2027 में IORA की समिट में इंडिया चेयरमैन बन जाएगा। दोनों ही सेंट्रल पोजीशन पे मुख्य केंद्र बिंदु पर हैं, इस वजह से ये बन रहे हैं। ठीक है जी, अब ये तो आपका हो गया। इसके बाद हमारी वापस चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ही। तो UN की हम 3 समिट आपको देखने को मिलेगी सामने। तो UN की 3 समिट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपकी 3 समिट हो रही है जिसे UN गवर्न करना है। ये भी इंपॉर्टेंट होंगी, बात करते हैं एक एक को लेके। तो UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, सबसे तो पहले जो यूनाइटेड नेशन है वो ओशियन कॉन्फ्रेंस करा रहा है, पूरे वर्ल्ड की एक ओशियन कॉन्फ्रेंस करा रहा है UN। ठीक है, कहाँ हो रही है जी? पहली बात तो तीसरी है, चलो ठीक है। और नीस फ्रांस में इन्होंने कराया है। फ्रांस के अंदर कोई नीस जगह होगी, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इन्होंने UN की जो है पूरी एक ओशियन कॉन्फ्रेंस करा दी। अब फ्रांस इसमें जो है सेंटर इस वाली कंडीशन में आपका बैठा हुआ है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्या है भाई। आपका ओशियन कॉन्फ्रेंस में से इंडिया में, ऐसे ही आपका यहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को देखें, ये आपका साउथ एशिया है, फिर आपका इधर वाला देखेंगे, इधर आपका यूरोप वाला कंट्री है सारे। ठीक है, यूरोप आ जाएगा, फिर यहाँ आप अफ्रीका मान सकते हैं, इस तरीके से चाइना। अब वास्तव में अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड का जो सेंटर वाली सिचुएशन होती है, ये एक तरीके से आर्कटिक ओशियन जो है, आर्कटिक आपका जो समुद्र है, ये एक तरीके से सेंटर पे है। आर्कटिक समुद्र वाला सिस्टम एक तरीके से हमारे सेंटर पर है। इस सेंटर में यहाँ आपका बैठा हुआ है जी फ्रांस। तो इन्होंने कहा कि देखो जी ऐसा है
इधर उधर के सारे लोग आपके पास आ जाएंगे इजीली। तो एक काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सेंटर पोजीशन पर रख लेते हैं, और उन्होंने फ्रांस के अंदर सेंट्रल पोजीशन पे आपकी यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस समिट रख ली नीस में। फ्रांस अच्छी ठीक ठाक सेंट्रल पोजीशन पे बैठता है। तो जितनी भी हमें समिट याद रखनी है, आपको समिट याद रखने का एक इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि समिट को आप जो है ना उसकी लोकेशन जो है उसको मैप पे थोड़ा सा देख के रखो। मैंने इसीलिए आपको बात की थी कि जैसे जब हम G7 की बात कर रहे थे, वो तो आपको इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि कनाडा वाला इशू हुआ था, खालिस्तान वाला इशू। G20 मैंने कहा था कि देखो साउथ में चल रही है सारी बातें, तो वहाँ भी आप देख सकते हो ब्राज़ील में, ब्रिक्स आपका जो है ब्राज़ील में अब की बार था ही। तो इसी तरीके से अगर आप देखो तो हर समिट को जो भी इंपॉर्टेंट समिट चल रही है, मतलब ओवरऑल एक वर्ल्ड के मैप को मेमोराइज, मतलब एक विजुलाइज करो, महसूस करो, और समिटों कौन सी समिट कहाँ हो रही है उस लोकेशन को अपने दिमाग में थोड़ा सा सेट करते चलो, कुछ राइम्स कुछ सेटिंग आपका बनाते चलो। इसमें हम थोड़ा वही चला रहे हैं कि भाई हमने जब यूएन की ओशियन कॉन्फ्रेंस बनाई तो ये आपके नीस फ्रांस में जो है इस्टेब्लिश होगी, और इन्होंने एक घोषणा पत्र भी यहाँ जारी किया। क्या है? नीस ओशन एक्शन प्लान। नीस आपकी लोकेशन है, तो नीस ओशियन एक्शन प्लान आपका बना दिया कि भाई ओशियन एक्शन प्लान बनाएंगे, और इसमें ओशियन को एक तरीके से संरक्षित करने की बात की जा रही है। तो कई बार आपकी घोषणा पत्र से ही वो दे देता है, कहेगा नीस ओशियन एक्शन प्लान, ये आपका जो है घोषणा पत्र आपने निकाला है, तो ये आपका कहाँ निकाला है, कौन सी समिट में निकाला है, किस देश में से निकाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो इसे आप इजीली पहचान सकते हो कि यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका नाइस ओशन एक्शन प्लान की हिसाब से उसको उस प्लान को कोई जो है घोषणा की गई है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक घोषणा और की गई है, अवर ओशियन अवर फ्यूचर। मतलब इसमें जो है आपकी एक तरह से थीम मान सकते हो कि अवर ओशियन ही अवर फ्यूचर है। ये एक तरीके से वर्ल्ड जो आपका यूएन का ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम मान सकते हो कि अवर ओशियन ही हमारा और ओशियन ही हमारा फ्यूचर है। उसके बाद हाई सी ट्रीटी की पुष्टि हुई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी है। जब हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे वहाँ हम हाई सी ट्रीटी की बात करेंगे। एक हाई सी ट्रीटी को मैं हल्का सा बता देता हूँ, ये भी हमने यहाँ हाई सी ट्रीटी को एडॉप्ट किया गया है। तो ये हाई सी ट्रीटी की पुष्टि की गई कि हाँ भाई सारे कंट्री मिलके हाई सी ट्रीटी की रेस्पेक्ट करेंगे। हाई सी ट्रीटी क्या है कि जितने भी आपके समुद्र हैं उसमें समुद्र में संसाधनों को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, इसके ऊपर एक ट्रीटी बनाई गई है। क्योंकि ग्लोबल यूएन की कॉन्फ्रेंस है तो वो इस ट्रीटी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा डेफिनेटली। इसीलिए यहाँ हाई सी ट्रीटी को एडॉप्ट करने की बात की है कि भाई ठीक है सारे कंट्री हाई सी ट्रीटी को एडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी आपकी जो है सबमिट हुई है एक। अब यूनाइटेड नेशन बायोडायवर्सिटी है, ओशियन का तो हो गया, अब एक बायोडायवर्सिटी को लेंगे क्योंकि यूनाइटेड जो यूएन बात करेगा वो बड़े लेवल पे बात करेगा। जैसे पहले पूरे ओशियनों की बात कर ली, ठीक है जी। अब ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी जरा बायोडायवर्सिटी जो है, जैव विविधता है, इस पे बात कर रहा है, ठीक है। अब जैव विविधता जो है इसमें आपकी COP16 हुई है। ये थोड़ा सा याद रखना कौन सी हुई है, पूछ सकता है COP16। तो COP16 चल रही है बायोडायवर्सिटी वाली। ये आपका कहाँ हुआ है? ये आपका रोम में हुआ है, ठीक है। इटली में आपका रोम है, वहाँ पर आपका जो है ये हुआ है। एक्चुअली में यूएन बायोडायवर्सिटी पहले अलग होनी थी, ये मतलब यहाँ नहीं होनी थी, लेकिन ये आपका जो है बाद में एक्सटेंड होके यहाँ पहुँचा दी गई इस वाले उसमें, ठीक है। तो ये अब हुई है रोम में, ठीक है। तो अभी हमने यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस देखी थी जो हमारे फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में जब ये हुई तो अगर आप इटली को देखें तो इस वाले इसमें जैसे ही हम फ्रांस से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भाई यहाँ आपका समुद्र में इटली पड़ जाता है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, ओशियन की कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर हो गई, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, इटली में जो रोम है यहाँ कर लेते हैं बायोडायवर्सिटी वाला। तो थोड़ा सा वहाँ से हटके ही फ्रांस से थोड़ा नीचे आके इटली में पहुँचे और इटली के रोम में इन्होंने एक तरीके से यूएन बायोडायवर्सिटी सबमिट कर ली। अब यूएन बायोडायवर्सिटी सबमिट जो कि आपकी COP16 थी, क्या किया गया इसमें, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाना है। कैसे फ्रेमवर्क बनाना है कि भाई ग्लोबल लेवल पे बायोडायवर्सिटी को कैसे संरक्षित करेंगे, ये एक फ्रेमवर्क चाहिए।
तो ये फ्रेमवर्क आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल के नाम से पहले से ही जो है रखा गया था, बनाया गया था। अब इसे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम यहाँ चालू हो गया है। COP 16 से ये इनिशिएट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आप नाम याद रखो, मॉन्ट्रियल और आपका कुनमिंग, ये इंपॉर्टेंट आपका जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए प्लेस है ये, मतलब ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। इसको इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है आपका इसमें, ठीक है। तीसरी समिट आ जाती है आपकी UN क्लाइमेट चेंज समिट्स। ये भी आपकी लगातार बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज वाली जो है समिट होती है वर्ल्ड लेवल पे। ये चल रही है फिलहाल COP 29, ये भी ध्यान रखना है आपको। बायोडाइवर्सिटी वाली COP 16 और क्लाइमेट चेंज वाली COP 29, ठीक है जी। ये कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है बाकू अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान में। अब आते हैं जी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा यहीं आपको समझना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर हम समझे तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बाकू हमारा आया है, इसकी लोकेशन को ज़रा थोड़ा हम समझते हैं, उससे हमें और आसानी होगी इसे समझने में। जैसे मैंने आपको मैप बनाया था, सेम उसी तरीके से वही यूरोप का मैप चल रहा है आपका। इधर आपका जो है एक तरीके से अफ्रीका है यहाँ। अच्छा जी, अभी हम फ्रांस में थे, फ्रांस से हम इटली में आए। इटली के थोड़ा सा और इधर जाओगे तो यहाँ आपका अजरबैजान आ जाएगा, जिसकी आजकल लड़ाई भी चल रही है। आपने बहुत न्यूज़ में आपका बना हुआ है अजरबैजान, न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई लगातार चलती रही है काफ़ी पिछले टाइम में। अभी अमेरिका ने उन दोनों के बीच में सुलह कराई है, ठीक है। तो वही अजरबैजान है। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, देखो UN की 3 समिट यहीं आपका धीरे धीरे मूव करती हुई है, आपको इजीली याद रहेगी। तो अजरबैजान बाकू के अंदर जब आप जाओगे तो UN क्लाइमेट समिट आपकी चल रही है बाकू में। अब इन्होंने एक गोल भी अडॉप्ट कर लिया है, बाकू फिनेंशियल गोल। बाकू फिनेंशियल गोल भी अडॉप्ट कर लिया है। बाकू फिनेंशियल गोल क्या है? देखो क्लाइमेट चेंज में एक चीज़ चल रही है लगातार कि जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलपिंग कंट्री को पैसा दें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से उभरने के लिए डेवलपिंग कंट्रियों पे इतने संसाधन नहीं हैं। उसके अंदर ही एक आपका फिनेंशियल गोल का प्लान बनाया कि भाई ठीक है, $1.3 ट्रिलियन विकसित जो देश हैं वे विकासशील देशों को या छोटे देशों को देंगे, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सके बेटर तरीके से। ये वाली चीज़ आपकी इसमें होती है। इसमें हमारे कीर्तिवर्धन जी पार्टिसिपेट करते हैं। UN क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट आपकी समिट होती है। अक्सर हमारे प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार की जो समिट हुई थी उसमें मोदी जी नहीं गए हैं, बल्कि कीर्तिवर्धन सिंह गए हैं। तो ऐसा पूछ सकता है कि भाई क्वेश्चन आपको दे देगा कि भाई मोदी जी ने अटेंड किया है, आपको लगेगा हाँ भाई अच्छी बात है, भाई UN लेवल की आपकी समिट है तो मोदी जी ने अटेंड की ही होगी, लेकिन वो इस पे आपको खेल सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। तो कीर्तिवर्धन सिंह ने जो है समिट को अटेंड किया था, ना कि नरेंद्र मोदी ने। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। UN क्लाइमेट की मीटिंग, इसका मतलब UN क्लाइमेट की जो मीटिंग थी अब की बार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रही थी, ये आपको समझना होगा। लेकिन COP 30 की मीटिंग अब आपका कहाँ एक आयोजित है? इससे अगली वाली मीटिंग होनी है COP 30। 29 होगी थी तो 30 होगी। तो COP 30 की मीटिंग आपकी ब्राज़ील में है। अब आप देखो ब्राज़ील आपका लगातार इम्पोर्टेंट बना हुआ है, ठीक है। लगातार आपको याद रखो, जहाँ वो G20 की कराता है समिट, वहीं जो है ब्रिक्स की भी कराता है, और अभी रिसेंट में अब वो क्या कराएगा? UN क्लाइमेट समिट भी कराएगा। तो 3 इम्पोर्टेंट समिट्स 2 हो चुकी हैं, एक उसके पास समिट और होने जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो है एक सागर माथा डायलॉग है। सागर माथा डायलॉग आपकी जो है हिमालय को लेकर है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सागर माथा से आपको नाम याद आ गया होगा। सागर माथा मतलब एक्चुअली में जो हमारा हिमालय माउंटेन है उससे ही रिलेटेड है। तो ये नेपाल में होना ही होना है। थीम है क्लाइमेट चेंज, माउंटेन और ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट चेंज होगा, माउंटेन होगा, ह्यूमैनिटी होगा, इसलिए आप थीम आपको याद रह जाएगी। तीनों जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी नाटो समिट है। इस बार की नाटो समिट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नाटो में काफ़ी जो है आजकल जब से रसिया यूक्रेन वार चल रहा है उसके बाद से जो है नाटो काफ़ी फेमस हो गया है, रिवाइव हो गया, वरना एक तरह से डेड एंड बन गया था।
अब नाटो समिट कहाँ हुई है ये समझना पड़ेगा। देखो नाटो का जो हेड क्वार्टर है ना वो ब्रुसेल्स आपका जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। अक्सर नाटो की मीटिंग ना हमेशा उसके हेड क्वार्टर बेल्जियम में ही होती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि नाटो की समिट बेल्जियम से बाहर निकल के गई है। और ये बाहर निकल के गई है, बेल्जियम जो कंट्री है उसके बराबर में ही नीदरलैंड कंट्री है, तो बाहर निकल के गई तो बहुत ज़्यादा नहीं बाहर गई है। उन्होंने कहा जी बाहर तो निकलेंगे लेकिन इतनी भी दूर नहीं जाएंगे। तो अगर आप मैप के हिसाब से इसको समझना चाहें, थोड़ा सा देखें, थोड़ा मैप पे देखते हैं हम कि कहाँ चल रही है आपकी, ताकि हमें याद रहे। तो अगर आप यूरोप को देखते हो, ये आपका यूरोप अगर आपका दिखे, यहाँ यूरोप वाला एरिया है, यहाँ आपका जो है इसे देखें हल्के से मैप में, तो यूरोप के इस वाले एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ आपका एक बेल्जियम कंट्री है, छोटे छोटे से कंट्री हैं बेचारे, फ्रांस के ऊपर एक बेल्जियम कंट्री है और इसी के बिल्कुल बराबर में आपका एक नीदरलैंड कंट्री है। छोटे छोटे कंट्री हैं, मैप में आप देख सकते हैं जाके। बेल्जियम में होती थी, अब इन्होंने कहा नहीं जी अब हम, बेल्जियम यहाँ है, नीदरलैंड उसके बराबर में, इन्होंने कहा ठीक है जी अब आप नीदरलैंड में कर लीजिए। नीदरलैंड का इंपॉर्टेंट लोकेशन है हैग, ठीक है। तो हैग के अंदर नीदरलैंड में इन्होंने आपकी ये वाली समिट रख दी। यहाँ पर पहली बार हुई है। अगला आपका 2026 में तुर्की में हो रहा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ठीक है जी पहली बार तो हल्का सा मूव किए, बेल्जियम से नीदरलैंड पहुँचे, अब कह रहे हैं भाई साहब ना थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो अब की बार ये तुर्की में जाएंगे। तुर्की भी नाटो जो कंट्री है, जो नाटो का जो है एक तरीके से पार्ट है। वैसे तो तुर्की जो है ना एक मुस्लिम कंट्री है, अक्सर उसका पार्ट जो है ना देखने में लगता नहीं है, लेकिन तुर्की नाटो का पार्ट है। और तुर्की चूँकि सबसे ईस्टर्न पार्ट है और जहाँ आपका अभी यूक्रेन रसिया वाला सिस्टम चल रहा है ना वो बिल्कुल उसके करीब है, तो इसीलिए वे नेक्स्ट नाटो की समिट रख के रसिया यूक्रेन वाले वार में रसिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो भाई हम बिल्कुल बराबर में तुम्हारे पास खड़े होकर ना नाटो वाले कंट्री अपनी समिट कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये तुर्की में जो है इन्होंने प्लान किया होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है आपका ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर DRR 2025, ठीक है। ये क्या है, DRR क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। देखो आपदा के न्यूनीकरण की भी एक इम्पोर्टेंट समिट होती है, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट समिट है ग्लोबल लेवल पे, उसी तरीके से आपका डिजास्टर की समिट भी एक इम्पोर्टेंट समिट होती है। और ये भी एक तरीके से पूरा ग्लोबल लेवल की एक समिट हुई है, पूरे ग्लोबल लेवल की आपदा के ऊपर। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर ऑन आपकी जोखिम, आपदा जोखिम पे है। कहाँ हुआ है ये, आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। एक्चुअली में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये UNDRR समझो आप पहले, एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो संगठन है ना यूनाइटेड नेशन का, उसका हेड क्वार्टर आपका स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा के अंदर। तो वहीं बैठे हुए हैं आराम से, इन्होंने कहा भाई ऐसा है सारे कंट्री यहीं आपका स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में आ जाइए, हमारा हेड क्वार्टर है, खाना पीना यहीं होगा और यहीं बैठ के हम जो डिजास्टर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते हैं, यहीं बैठेंगे हेड क्वार्टर में। तो यूनाइटेड नेशन UNH मतलब UNDRR ने अपने ही हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठ के इन्होंने एक तरीके से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद होता है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अगर आप इकोनॉमी में जाओगे तो आपको बार बार इकोनॉमी की अपनी क्लासेस में देखने को नाम मिला होगा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फोरम है। जितने भी विकसित कंट्री हैं या एडवांस कंट्री हैं, ठीक है, या आपके एडवांस विकासशील कंट्री है, उनको मिला के एक स्ट्रॉन्ग फोरम बनाया गया है और एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस रखता है। इसकी बारे में बात करते हैं, तो इसकी भी एक आपकी समिट हुई है, ठीक है जी। समिट क्या हुई है, इसकी समिट हुई है स्विट्ज़रलैंड दावोस में। देखो दोनों की समिट आपकी स्विट्ज़रलैंड में हो रही है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन DRR वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका स्विट्ज़रलैंड। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि दोनों की स्विट्ज़रलैंड में हो रही है, उसकी आपकी जो है जिनेवा में हुई है, इसकी आपकी दावोस में हो रही है, बस इतना आपको याद रखना है। तो क्योंकि उसका तो हेड क्वार्टर था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी सारा लेना देना एक्चुअली में ना स्विट्ज़रलैंड में ही उसका मेनली मुख्य बेस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक तरह से अपने हेड क्वार्टर में ही सब कुछ कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन का आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो आपका संस्थान है वो भी अपने हेड क्वार्टर में ही दोनों बैठ के आराम से वहीं सबमिट कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं,
ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने पहले बात की थी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, इसके ऊपर एक सांग्रीला डायलॉग होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ज़रा इसको समझते हैं। एक्चुअली में जो सांग्रीला डायलॉग होता है ना, ये सांग्रीला डायलॉग आपका जो है सिंगापुर करता है। सिंगापुर जैसे सिंगापुर जो है इसको इनिशिएट करता है, मतलब हमेशा होता है यहाँ। और ये भी एक तरीके से जितने भी इंडियन ओशियन के जो तट वाले जो आपके कंट्री हैं वे सारे इसमें इकट्ठे होते हैं, सिंगापुर पहुँचते हैं और सिंगापुर पहुँच के वहाँ एक डायलॉग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसे चीज़ों को अच्छा किया जाए। तो यहाँ आपका सिंगापुर में हुआ है, ये हर बार सिंगापुर होता है आपका। सांगरी से सिंगापुर आप याद रख सकते हैं, से सांगरी और से सिंगापुर, और ये हमेशा होता है, सेम यही होता है। जो सांगरी डायलॉग है वो हमेशा आपका सिंगापुर के अंदर ही होता है। तो इस तरीके से सांगरी में सिंगापुर। ठीक है जी, आ गए। जैसे अगर आप देखो तो रायसेना जो आपका डायलॉग है वो हमेशा इंडिया में होता है, तो रायसेना डायलॉग इंडिया में हो गया। इसी तरीके से आपका सिंगापुर का जो आपका ये है आपका सांगरी है, तो सांगरी वाला डायलॉग हमेशा आपका सिंगापुर में होता है। ठीक है, यहाँ कौन गए हमारे इस डायलॉग में? इसमें हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान जी गए थे, हमारे CDS अनिल चौहान जी गए थे। एक्चुअली में ये आपका जो सांगरीला डायलॉग ना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार। क्यों हो गया है ये समझो। जब हमारे CDS अनिल चौहान जी गए उससे पहले ही हमारा जो है ना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आपका बार बार दावा कर रहा था कि हमने बहुत सारे एरोप्लेन इंडिया के गिरा दिए हैं। यहाँ जाके हमारे जो CDS थे अनिल चौहान जी ने ये कुछ मतलब ये स्वीकार किया थोड़ा सा, हाँ भाई देखो इंडिया का कुछ एरोप्लेन तो गिरे हैं, 1-2, इतने तो नहीं, 6 तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम चीज़ों को हमने जो है हम एक तरीके से जीते हैं इस ऑपरेशन में, अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए ये वहाँ से जो है काफ़ी जो है चर्चा में आ गई। सांग्रीला डायलॉग इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका पूछा भी जा सकता है। इसके बाद आप चलते हैं तो ICDRI है, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में जो ICDR है ये वही सेम उसी तरीके से है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण वाला ही है, डिजास्टर वाला ही है। ये आपका है इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डिजास्टर रिडक्शन से, डिजास्टर को कैसे रिड्यूस किया जाए, जोखिम को कैसे, आपदा के जोखिम को कम कैसे किया जाए, उसी की तरह का एक इंस्टीट्यूशंस है। देखो ये इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली में ये एक्चुअली में जो है इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलके आपको बनाया था, मतलब एक तरीके से तो इंडिया और फ्रांस दोनों का पार्टिसिपेशन से ये इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो इंडिया तो अब की बार जो है जो इसकी सबमिट हुई होगी ICDR की, ये आपका पेरिस में हुई है फ्रांस में, और इसकी थीम थी रिजिलेंस कोस्टल फ्यूचर। ये करेगा भाई, ये तो यही करेगा कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसको संरक्षित करना है, उसको लचीला बनाना है। ये चीज़ इसकी जो है थीम हमेशा रहनी है, इस आप इजली याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक UN का ओशियन कॉन्फ्रेंस, अब इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस भी है, इसको ज़रा समझते हैं। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस भी है, जैसे UN का होता है ऐसे इंडिया का हो रहा है। इंडियन UN कॉन्फ्रेंस में क्या है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस पूरे इंडियन में हुआ होगा। ये कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है मस्कट, ओमान में। मस्कट है आपका जो है ओमान कंट्री है, वहाँ पे हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। तो जो इंडियन ओशियन के बारे में अगर हम बात करें, तो जब हम इंडियन ओशियन पे आते हैं तो ये हमारा इंडियन ओशियन वाला एरिया ये बनता है पूरा। तो इंडियन ओशियन में अगर आप देखोगे यहाँ आप देखोगे इंडिया से इधर आप देखोगे तो आपका ओमान कंट्री है। यहाँ ओमान एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, तो ओमान के मस्कट में जो है ये सबमिट हुई है कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी IORA जो था वो तो हमारा सेंट्रल पॉइंट पे हो गया था श्रीलंका में। तो उन्होंने कहा भाई क्या सारे सेंट्रल पॉइंट पे थोड़ा खड़ा दोगे भाई, कुछ तो साइड में भी जाओगे। तो ये इधर साइड चले गए, चलो इस बार इधर साइड चले जाते हैं। इधर साइड जाके इन्होंने ओमान को पकड़ लिया। यहाँ का ठीक है भाई, इंडियन ओशियन का जो हमारा कॉन्फ्रेंस होगा वो हम ओमान में रख लेंगे, मस्कट में। ठीक है, पहुँच गए। इसकी थीम क्या है, मैरीटाइम पार्टनरशिप। देखो यहाँ आपकी थीम आपकी मैरीटाइम पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, होनी ही चाहिए, मैरीटाइम पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम इंडिया का जो है फोकस यही है कि भाई आपका जो है मैरीटाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप आपका की जा सके। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप इसकी थीम हो गई है।
इससे आगे चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के पास पहुंचते हैं। अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपका जो है सबमिट हुई है पूरे लेवल पे। ये कहाँ हुई है? आपका जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में हुई। थीम है वन वर्ल्ड फॉर द हेल्थ। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है। ये एक्चुअली में क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये भी वही हो रहा है। देखो WHO के द्वारा हो रही है। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बुला ली। कहाँ बुला ली? जेनेवा में। जेनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है। वहीं बैठ के इन्होंने कह दिया कि जी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, कि एक वर्ल्ड है पूरे संसार के लिए। और स्पेशली जब से कोविड-19 हुआ है पूरे संसार के लिए वन वर्ल्ड हेल्थ एक इम्पोर्टेंट थीम है। वही इन्होंने थीम यहाँ से अडोप्ट की है, ठीक है। इसके बाद आपका रायसाना मिडिल ईस्ट है। मैंने कहा था आपको कि रायसीनिया जो आपका जो है ना, जो वो होती है डायलॉग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रायसीना डायलॉग एक्चुअली में दिल्ली में होता है, लेकिन इन्होंने अब की बार रायसीना डायलॉग को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने, इंडिया ने, और एक्सटेंड करके इसे ये मिडिल ईस्ट में भी लेके गए। पहला है, देखो आपको लिखा हुआ है फर्स्ट, कि रायसाना डायलॉग हमेशा इंडिया में होता था, दिल्ली में होता था, लेकिन रायसाना मिडिल ईस्ट के नाम से एक नया डायलॉग चालू किया और ये हुआ आपका अबू धाबी UAE में। अबू धाबी UAE में, क्योंकि इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस टाइम जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका साझेदार या भागीदार है अरब कंट्रियों में इंडिया का, वो इस टाइम UAE बना हुआ है। तो इन्होंने UAE में ये डायलॉग चालू कर दिया, क्योंकि UAE से इस टाइम साझेदारी बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्गली इंडिया की बढ़ रही है। इन्होंने बढ़ाया और यहाँ आपके जयशंकर जी इसमें जो है पार्टिसिपेट करने भी गए। फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है एक। देखो अभी हमने एक ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री सिस्टम भी देखा था, वहाँ ब्रिक्स वाले जा रहे थे पार्लियामेंट। इसी तरीके से पूरे इंटरनेशनल लेवल के पार्लियामेंट्री यूनियन भी होता है कि सारे देश के पार्लियामेंट मिलके कहीं सबमिट करेंगे। वो सबमिट कहाँ हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और इसमें वो फिर अगेन ओम बिरला आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, सारे पार्लियामेंट्री आपके सिस्टम जो है, पार्लियामेंट वाले, संसद वाले लोग आपके मिल रहे हैं, ठीक है, ताशकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर। तो एक तरीके से जाना तो चाहिए था बेचारों को बैंकॉक वाला उधर वाले एरिया में, लेकिन ये उल्टे पहुंच गए हैं, क्योंकि सब जो है जो पार्लियामेंट्री ना वो थोड़े बूढ़े बूढ़े किस्म के आदमी, यूथ लेवल पे है नहीं, तो वो बैंकॉक साइड तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा भाई देखो इधर तो जवान जाने का वो है मामला, जितने भी जवान लीडर हैं वे सब इधर बैंकॉक वगैरह चले जाओ भाई, हम जो है ना उल्टा चलेंगे। तो हम बैंकॉक ना जाने की बजाय इधर हम इंडिया से इधर चलेंगे। तो ये कहा ठीक है जी, उज्बेकिस्तान में पहुँच जाते हैं। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये पहुंच गए, वहाँ इन्होंने पार्लियामेंट्री सबमिट कर ली। फिर ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ये दोनों नज़दीक में ही हैं, ठीक है, आसपास ही हैं उज्बेकिस्तान भी और तजाकिस्तान भी। तो उज्बेकिस्तान में जहाँ आपकी पार्लियामेंट्री यूनियन हुई, तजाकिस्तान में के दुशांबे में वहीं ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस हुई। भाई पार्लियामेंट्री यूनियन वाले लोग थे, समझदार हैं, बूढ़े लोग हैं, वे बूढ़े लोग आपके मिलकर अब आपका ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस करेंगे कहीं। भाई ठीक है, ग्लेशियर भाई पिघल रहा है, इस तरह के मुद्दे वो डिस्कशन करने का काम तो जो है जो बेचारे हमारे ओल्ड पर्सन हैं उन्हीं का काम है एक तरीके से, कि वो इस तरह की सीरियस बात पर डिस्कशन कर सके। उन्होंने इस तरह की ग्लेशियर प्रोटेक्शन पे बात कर ली तजाकिस्तान में बैठ के। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आपका 2 और समिट है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के ऊपर आपका आती है। पहले इसे पढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन है। देखो समुद्री सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएं आपकी क्रिएट हो रही हैं। समुद्री सुरक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और समुद्री सुरक्षा का जो हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। सुरक्षित और समृद्ध आपका समुद्र बात की गई है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा की प्रदर्शनी भी हुई है कि भाई जो मैरीटाइम डिफेंस होता है, मैरीटाइम डिफेंस का एक एक्सपोजर भी हुआ है। इसमें मैरीटाइम्स के हथियार दिखाए गए होंगे। तो मैरीटाइम्स के हथियार आपके चांगी प्रदर्शन केंद्र आपके सिंगापुर में है। तो ये दोनों ही हुई हैं। तो समुद्री सुरक्षा का सम्मेलन भी सिंगापुर में हुआ, और जो हमारा मैरीटाइम होता है उससे रिलेटेड जो हमारा डिफेंस होता है, उसके रिलेटेड जो हथियार होते हैं, उसका प्रदर्शन भी आपका सिंगापुर में ही हुआ है। यहाँ भारतीय नौसेना का जहाज INS क्लिंटन पहुँचा भी था, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वहाँ गया होगा, ठीक है। तो सिंगापुर में हमारे दोनों समुद्री सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड हथियारों की प्रदर्शनी दोनों आपके सिंगापुर में हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग समिट्स हो रही हैं। अगर आप इसे 1-2 बार अच्छे से, मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज कर दिया है आपस में,
बाकी आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको ये रिकॉल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने चैप्टर था, ये तो हमारी इंटरनेशनल आपकी न्यू वो थी, इंटरनेशनल बड़े बड़े लेवल की आपकी सबमिट थी। अब थोड़ा सा हमने क्लासीफाई किया इस तरह की सबमिट जो हमारे विज्ञान, तकनीक और शिक्षा से रिलेटेड हो। विज्ञान से और तकनीक से रिलेटेड आपकी सबमिट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, तो 3-4 आपकी सबमिट है, इसमें देखते हैं। एक तो AI एक्शन सबमिट है, ये अपने आप में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है AI, तो AI एक्शन सबमिट सबसे इंपॉर्टेंट है। AI एक्शन सबमिट में फ्रांस के अंदर हुई, इसका सह अध्यक्ष रहा भारत, मतलब भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे के उसमें सह अध्यक्ष रहे, दोनों ने मिलके एक AI एक्शन सबमिट करी, ठीक है। अगला भारत में होना है, अब की बार फ्रांस में हो गया, अगला भारत में हो जाएगा। ये AI एक्शन सबमिट कब हुई थी, जब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे, वहाँ इन्होंने AI एक्शन सबमिट कर ली, दोनों ने सह अध्यक्षता के साथ। तो इम्पोर्टेंट है और ये तकनीकी से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हाइड्रोजन सबमिट हुई है। देखो हाइड्रोजन के लिए इंडिया बहुत तेज़ी से फोकस कर रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है आपका हाइड्रोजन। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये हुई है रोटरडम नीदरलैंड के अंदर। रोटरडम नीदरलैंड में एक और जगह आपने भी सुना होगा, अभी पीछे जब हम गए थे मैंने बात करी थी कि नाटो की सबमिट भी अब की बार नीदरलैंड में हुई थी, बेल्जियम से निकल के। अब एक वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो कि आपका तकनीक या विज्ञान से रिलेटेड है, ये भी आपकी नीदरलैंड में हुई है, रोटरडम के अंदर। एक्चुअली में अगर आप नीदरलैंड के बारे में बात करते हैं, रोटरडम को बात करते हैं, रोटरडम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका नीदरलैंड का, तो पोर्ट सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्ट सिटी में एक्चुअली में इसलिए ये हाइड्रोजन सबमिट हुई क्योंकि यहाँ आपका जब आपका हाइड्रोजन बनाते हो ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइज़र चाहिए होते हैं जो आपका वाटर को ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज़र के प्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है इस टाइम वर्ल्ड में, वो रोटरडम सिटी है, रोटरडम पोर्ट सिटी है। यहाँ आपकी जो है सबसे अच्छे लेवल के आपके इलेक्ट्रोलाइज़र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हाइड्रोजन का अगर एक्सपेंड होना है तो उसे बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइज़र है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्ले करता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा भाई हाइड्रोजन सबमिट यहीं रखो ताकि इलेक्ट्रोलाइज़र ये बनाते रहें। इससे आगे चलते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक मोबाइल कांग्रेस की बात करेंगे कि भाई मोबाइल आपकी कैसे, आजकल मोबाइल आपका इंपॉर्टेंट करेक्टर है आज के टाइम में, तो मोबाइल के ऊपर आप बात करते हैं। तो यहाँ ये आपका होता है बार्सिलोना में आपका हुआ है, और यहाँ ज्योतिराज सिंधिया जी जो है आपके पार्टिसिपेट किए थे कि मोबाइल आपका वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल आपकी टेक्नोलॉजी में, साइंस विज्ञान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बार्सिलोना में आपका ये हुआ है, और बार्सिलोना के अंदर फिर आपका ज्योतिराज सिंधिया ने ये कराया है, ठीक, यहाँ पार्टिसिपेट कराया है। आगे हमारा इससे अगली सबमिट आपकी अगर आप देखें तो अगले में हम पहुँचते हैं, यहाँ हम पहुँचते हैं एक्चुअली में संस्कृति, समाज और धर्म से रिलेटेड कुछ सबमिट हुई हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर संस्कृति, समाज और धर्म की बात करें तो इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव हुआ है। इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव जब होगा ग्लोबल लेवल पे तो कहाँ होगा भाई, रामायण की दूसरी बात आपकी या तो राम की धरती पर हो सकती है या भैया रावण की धरती पर हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने श्रीलंका के अंदर कोलंबो में ये आपका वो करा दिया कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव। पहला भारतीय श्रीलंका हिंदी सम्मेलन भी इन्होंने यहीं किया कि ठीक है भाई इंडिया और श्रीलंका मिलकर एक हिंदी सम्मेलन भी कर लेते हैं दोनों। फिर इसके बाद इन्होंने पोषण पाया फेस्टिवल भी कराया है। ये पोषण पाया फेस्टिवल एक्चुअली श्रीलंका में मनाया जाता है जब आपका, इसमें क्या माना जाता है कि जब बौद्ध धर्म आज से काफ़ी टाइम पहले, जब बौद्ध धर्म जो है 2-3 हज़ार साल पहले जब बौद्ध धर्म आपका जो है श्रीलंका में पहुँचा, उसके आगमन पर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है श्रीलंका में। तो पोषण पोया फेस्टिवल भी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापार, उद्योग और रोज़गार, ये आपका इम्पोर्टेंट है। व्यापार, उद्योग और रोज़गार के बारे में बात करें तो इसमें कुछ सबमिट्स हैं। क्या है व्यापार में, एक्चुअली में 1, 2, 3, 4 आपकी इम्पोर्टेंट सबमिट है जो व्यापार, उद्योग या रोज़गार से रिलेटेड हैं, ठीक है। देखते हैं, बायोफैच 2025
ये क्या है? बायोफैच एक्चुअली में ना जैव कृषि को मजबूत करने का तरीका है। जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसे मजबूत करने का ये चाहते हैं कि भाई जैव कृषि को बढ़ावा मिले, ठीक है। इसीलिए जो हमारा जैव कृषि को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अपेटा, उसके समर्थन से ये आपका जो है हुआ। भारत इसमें एक पार्टनर कंट्री की तरह था, ठीक है। भारत एक पार्टनर कंट्री की तरह है और 2026 तक ये पार्टनर कंट्री की तरह बना रहेगा। हुआ कहाँ है भाई ये बायोफैच? ये जर्मनी में हुआ है। तो जर्मनी में आप जो है चाह रहे हैं कि जर्मनी वाले एरिया में ये हो रहा है कि भाई एक तरीके से आपका जैव कृषि को बढ़ावा मिले, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर आप देखें तो जो बायो फर्टिलाइज़र या इस तरह की चीज़ें आप देखोगे तो आप इसमें जो है जर्मनी की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है बायो फर्टिलाइज़र को लेके। तो मोस्ट प्रोबली हो सकता है कि ये बायोफैच इसीलिए हुआ हो, और ये बायो है तो इसका मतलब बायो फर्टिलाइज़र को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हो सकता है जर्मनी में हुआ, वहाँ की जगह पे जो है बायो फर्टिलाइज़र पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्च वगैरह या काफ़ी एडवांसमेंट देखने को मिलता है। उससे आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका गल्फ फूड है। गल्फ फूड के नाम से समझ में आ रहा हो, गल्फ जो आपके कंट्री है, अरब कंट्री है, उनका फूड। तो ये दुबई में हुआ है भाई। दुबई में आपका यहाँ विशाल वैश्विक खाद्य और पेयजल व्यापार शो है। एक व्यापार शो हुआ जिसमें दिखाया गया पूरे वर्ल्ड के जो है जो खाद्य पदार्थ हैं। इंडिया ने भी अपने खाद्य पदार्थ वहाँ शो किए होंगे ताकि हम अपने जो कृषि के पदार्थ हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। इसीलिए इंडिया ने गल्फ फूड में पार्टिसिपेट किया होगा दुबई में जाके, ठीक। और वैसे भी जो अगर आप अरब कंट्री देखें तो उन्हें फूड की बहुत ज़्यादा नीड होती है और इंडियन फूड वहाँ बहुत पॉपुलर है, काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इसीलिए ये प्रेजेंट करके हम अपना एक्सपोर्ट वहाँ बढ़ा सकते हैं। जब से अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और स्पेशली ये टैरिफ वाली चीज़ को बचाने का एक अच्छा तरीका भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट। अब आप देख रहे हो ज़्यादातर चीज़ें ना व्यापार उद्योग में एक तरीके से फूड से रिलेटेड चल रही है। अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट ये भी आ गई। अब भाई आजकल जब आपका रसिया यूक्रेन वार हुआ, इजराइल वार हुआ, उसके टाइम से ना ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की भाई खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन कर उभरा है। तो एक समिट हुई और ये समिट आपकी अबू धाबी यूएई में ही हुई, ठीक है। टुगेदर फॉर द ह्यूमैनिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा आपका बना हुआ है इजराइल और फ़लस्तीन वाले एरिया में। वहाँ भाई खाद्य सुरक्षा बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए जो आपके मुस्लिम कंट्री हैं वो एक तरीके से वो चाहते हैं कि भाई उनको सपोर्ट करें। तो उस सपोर्ट करने के परिप्रेक्ष्य में यूएई ने फूड सिक्योरिटी समिट कराया और कहा कि भाई टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, कि भाई मानवता के लिए तो हमें साथ साथ रहना चाहिए। हमें चाहिए कि फ़लस्तीन वाला जो एरिया है उसमें मानवता के परिप्रेक्ष्य में फूड को प्रोवाइड कराया जाए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यूएई में ये आपका समिट रही होगी। एशियाई उत्पादकता संगठन। देखो भाई पूरा एशियाई का एक संगठन है, कहाँ कहाँ क्या उत्पाद हो रहा है उसको मिला के पूरे एशिया के कंट्री आपस में एक साथ यूनाइटेड होते हैं, एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे किसान मिलके एफपीओ बनाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एशियन कंट्री मिला के बनाते हैं एशियन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसकी समिट हुई है कहाँ? आपकी जकार्ता में, और भारत यहाँ अध्यक्ष था। इसको हो रही थी आपकी जकार्ता के अंदर, साउथ एशियन कंट्री के अंदर हो तो जकार्ता के अंदर रही है, लेकिन भारत यहाँ एक तरीके से इसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्योंकि एशियाई उत्पादकता संगठन के बारे में अगर आप देखें तो एशिया में उत्पादकता के टर्म में कि भाई ओवरऑल आपका फूड की बात करें तो उसमें एक ठीक ठाक लेवल पे इंडिया उत्पादक है आपकी कृषि जो पदार्थ होते हैं उनको लेके। तो भारत ने अध्यक्षता की होगी और ये आपका जो है जकार्ता में इंडोनेशिया के अंदर आपकी समिट होगी, जकार्ता के अंदर इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इंडोनेशिया में आपकी सारे लोग जो है जाके मिल गए और वहाँ इंडिया अध्यक्षता कर रहा है। तो आई से इंडिया, आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इंडिया कर रहा है अध्यक्षता एपीओ की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाली हमारी इंटरनेशनल समिट खत्म हुई है। अब हम चलते हैं नेशनल समिट पे, जो भारतीय मतलब इंडिया के अंदर जो समिट्स हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह इसको भी ऐसे ही क्लासीफाई करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है? नेशनल समिट्स। तो ICCON की समिट अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर देखें ICCON की समिट इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ये हुई है इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस देहरादून में हुई है और उद्घाटन करा है हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इसको समझते हैं ये क्या है। एक्चुअली में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये क्या कर रहे हैं कि कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब आपका जो जीव जंतु हैं, जव्य जंतु हैं, पर्यावरण है, उसको कंजर्वेशन करने का एक कॉन्फ्रेंस की गई है कि भाई पर्यावरण को कंजर्व कीजिए। देहरादून में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम
इंडियन मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो पर्यावरण संरक्षण का अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो देहरादून में ही हमारा पर्यावरण संरक्षण इंस्टीट्यूट है। तो उसके ही सौजन्य से उसके परिप्रेक्ष्य में ये देहरादून में हुआ होगा कि भाई हमें कंजर्वेशन करना है, और यहाँ पर्यावरण मिनिस्टर आपके भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हो। ई गवर्नेंस सम्मेलन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। तो देखो ई गवर्नेंस आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है कि भाई ई गवर्नेंस समिट कहाँ हुई है। ई गवर्नेंस समिट आपकी विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में हुई है। यहाँ आपका मैटी और आपका जो है DARPG जो आपका प्रशासन होता है, और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, क्योंकि ई गवर्नेंस है तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्टिसिपेशन आ जाता है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री मिल के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस कराते हैं। अच्छा जी, आंध्र प्रदेश एक्चुअली में जो है ना, अगर आप देखें तो AI इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ में आंध्र प्रदेश काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छा जो है उसका रोल प्ले करता है, तो वहाँ ई गवर्नेंस उन्होंने करा लिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। IBCA पहली बार ये है इंटरनेशनल ब्लैक कैट एसोसिएशन बनाया इन्होंने, इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन, सॉरी, तो इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन बना है ये। कभी पिछली बार इंडिया ने ये बनाया था इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि 7 बिग कैट्स हैं। अब ये 7 बिग कैट्स एक बार आप हल्का सा देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 7 बिग कैट्स में से वो क्या कर रहे हैं, कुछ कैट्स को बदल दे और उसके बाद कहे जी कि ये इसमें था या नहीं था। तो 7 बिग कैट्स कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फिर चीता, जगुआर, प्यूमा, ये आपके जो हैं, जो भी शेर की कैटेगरी वाले हैं, मतलब लॉयन वाला है, लेकिन इसमें आप देखो कि ये सारी उसी कैटेगरी के सारे जानवर हैं, 7 बिग्स। भूपेंद्र यादव जी हमारे जो हैं पर्यावरण मिनिस्टर हैं, वो यहाँ आएंगे। 9 देशों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, और नई दिल्ली में इन्होंने IBCA की पहली बैठक बुलवा ली। इंडिया ने वो किया था इनिशिएट, तो नई दिल्ली में ही होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रायसाना डायलॉग मैंने बताया था आपको नई दिल्ली में होता है, और इसकी थीम थी कालचक्र। ये कालचक्र थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। कालचक्र थीम इन्होंने रखी थी, इंडियन जो फिलॉसफी से आपका लिंक है। तो कालचक्र जन शांति और पृथ्वी, कालचक्र जन शांति और पृथ्वी, ये आपको ध्यान रखना है, आ सकता है, इसकी थीम पूछा सकता है। नेशनल एग्री रिन्यूएबल एनर्जी समिट। देखो आज के टाइम में एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखो मैंने आपको यहाँ क्या है कि ये जितनी भी आपकी समिट्स हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी समिट अब आपके दिल्ली में चल रही हैं। ठीक है, एक आपकी ई गवर्नेंस वाली है, ये देहरादून और विशाखापट्टनम में होगी, उसके बाद सारी समिट दिल्ली में चल रही है। मुख्यतः हमें ये याद रखना है कि ये समिट भाई दिल्ली में हुई है। जनरली इनकी लोकेशन पूछेगा, इसके अंदर की चीज़ें नहीं पूछेगा कि भाई रायसाना डायलॉग दिल्ली में, IBCA की पहली समिट दिल्ली में, नेशनल एग्री रिन्यूएबल एनर्जी की समिट्स नई दिल्ली में, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की समिट नई दिल्ली में। नीति आयोग किसकी बात करेगा? विकसित भारत की बात करेगा 2047 में। राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण पर, एक पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ये भी नई दिल्ली में, और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया था कि राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 हुआ। तो एक पर्यावरण 2025 भी आपका नई दिल्ली में हो रहा है, इसको आप जो है ऐसे याद रख सकते हैं, सब नई दिल्ली में चल रहे हैं। ठीक है जी, अब नई दिल्ली वाली थीम खत्म हो गई। नई दिल्ली में वो 4-5 आपके थे, तो आप ऐसा कर भी सकते हैं कि आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई नई दिल्ली में ये सारी 4-5 चीज़ हो जाती हैं। इसके बाद आपका चलता है आगे कि आप पहुंचते हैं एरो इंडिया 2015। एरो इंडिया जो है एक तरीके से आपका जितने भी हमारे जो है एयर से रिलेटेड या आपका एयर डिफेंस से रिलेटेड आपका जो है वो होता है, एयर डिफेंस से रिलेटेड जो हमारे हथियार होते हैं उन सब का जो है यहाँ एक तरीके से प्रदर्शनी होती है एरो इंडिया। ये अक्सर बेंगलोर में होती है, फिर भी बेंगलोर में ही हुई है। ये हल्का बेंगलोर, ये हमेशा बेंगलोर में होती है, और यहाँ आपके राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे इसमें एयर इंडिया में। सीधी सी बात है, डिफेंस की बात चल रही है। ठीक है, इंडिया कॉलिंग कॉन्क्लेव, ये आपका जो है मुंबई में हुआ था। इंडिया कॉलिंग कॉन्क्लेव आपका पीयूष गोयल है। ये इंडिया कॉलिंग कॉन्क्लेव जो है ये एक तरीके से आपकी मीडिया वगैरह, मूवी और इन सारी चीज़ों से लिंक है, तो ये आपका मुंबई में होना है। ठीक, ओके। ग्रामीण भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव में इन्होंने क्या काम किया कि भाई जो ग्रामीण लेवल पे जो आपके छोटे छोटे आपके ग्रामीण लेवल पे प्रोडक्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वो किया महोत्सव, और इसे भारत मंडप में कराया गया और नई दिल्ली के अंदर। और नारा था गांव बढ़े तो देश बढ़े, कि भाई अगर गांव बढ़ेंगे तो ही देश बढ़ेंगे। तो ग्रामीण भारत को एक तरीके से दिखाने की कोशिश थी इसके अंदर। तो भारत मंडप ही इसके लिए सबसे अच्छी लोकेशन थी उनके लिए। ठीक है, महिला शांति शक्ति सम्मेलन, महिला शांति शक्ति सम्मेलन भी आपका दिल्ली में हुआ है। ज़्यादातर आपके सम्मेलन देखोगे दिल्ली में चल रहे हैं।
मूवी और फिल्म से रिलेटेड था तो मुंबई में हो गया था, डिफेंस से रिलेटेड था तो बेंगलोर में हो गया था। अदरवाइज पीछे वाले भी ग्रामीण महोत्सव दिल्ली में, महिला शांति महोत्सव दिल्ली में, पर्यावरण दिल्ली में, इसी तरीके से प्राकृति आपकी दिल्ली में है। प्राकृति क्या है, ये क्या चाहते हैं कि भाई प्रकृति को बनाए रखा जाए, पर्यावरण बनी रहे, तो इसीलिए कार्बन मार्केट डेवलप करना ज़रूरी है ताकि हम जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है उसे कम किया जा सके। ठीक है। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये क्या है, इंडिया हम अब आजकल लगातार जो सेंट्रल एशिया में आपका तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाले कंट्री हैं, इनसे डायलॉग करने के फेवर में, इसीलिए वो हो रहा है। ये भी अक्सर सब इस बात है, सेंट्रल एशिया कंट्री बुलाएंगे सारे तो हम अपने यहाँ दिल्ली में ही कराएंगे और कहीं कराने का मतलब नहीं है। ठीक है। सेकंड, स्टार्टअप महासभा। स्टार्टअप आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो स्टार्टअप महासभा चल रही है आज के टाइम में, तो सेकंड वाली स्टार्टअप महासभा हुई। अब स्टार्टअप की बात आएगी तो कहाँ कराएंगे भाई, भारत मंडप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया 2047, स्टैंड अप इसकी थीम है ही, 2047 और जोड़ दिया गया कि स्टैंड अप हो जाओ इंडिया 2047 तक, स्टार्टअप ही आपको स्टार्टअप ही आप ऊपर लेके जाएंगे। भारत मंडप में स्टार्टअप महासभा कराएगी क्योंकि भारत मंडप इसके लिए बहुत बेटर है। सारे स्टार्टअप वाले लोगों को सेंट्रलाइज करके दिल्ली में बुला दिया गया होगा और स्टार्टअप की सबमिट करा दी गई होगी, बढ़िया है। पर्यावरण 2025 सम्मेलन, ये हमने दोबारा आ गया है, ये हम पहले भी हम देख चुके हैं। पर्यावरण सम्मेलन ये आपका मुर्मू आई थी और इसके आयोजक जो है ना एनजीटी थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कराया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो आपकी मेन ब्रांच है, मेन आपका जो है हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, उसने वहीं है पर्यावरण 2025 करा लिया। राष्ट्रीय बागवानी मेला, देखो बागवानी पे भी आपका, कृषि के बागवानी पे ज़्यादा फोकस है आजकल। ठीक है। तो बागवानी मेला आपका कराया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये बागवानी मेला बेंगलुरु में क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जो आपका अपेड़ा है ना, इसका बहुत बड़ा सिस्टम ना बेंगलुरु के अंदर ही है। अपेड़ा आपका जो है बागवानी को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि तभी आपका जो है एक तरीके से ऑर्गेनिक हो पाएगी। तो न्यूट्रिशन, एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड सब आपकी बागवानी से लिंक है। ठीक है। संसद खेल महाकुंभ, संसद खेल महाकुंभ भी आपका इम्पोर्टेंट है। खेल महाकुंभ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया, संसद खेल महाकुंभ बनाया गया। संसद खेल महाकुंभ आपका लखनऊ में हुआ है। उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्योंकि लखनऊ में है इसलिए आपको याद रखना है कि सारे संसदों को, सारे सांसदों को बुला के एक खेल का प्रयोजन किया गया एक तरीके से, और वो लखनऊ में जो है खेल कराए गए। तो वो आपको याद रखना है कि लखनऊ में हुआ है, तो पूछ सकता है यूपी के लिए। सेकंड, ऑल इंडिया वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। देखो वाटर की कमी कहाँ होगी आपकी, राजस्थान में। तो उदयपुर में इन्होंने कहा कि भैया वाटर मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस करनी है तो वहाँ जाओ जहाँ वाटर की सबसे ज़्यादा कमी है। कहाँ जाना पड़ेगा, उदयपुर के अंदर। थीम है इंडिया 2040 वाटर सिक्योर नेशन, की 2047 तक हमें वाटर सिक्योर करना है। उसके बाद हम, ये हमारी मुख्यतः इम्पोर्टेंट आपकी जो है समिट एक बड़े लेवल पर जो इंडिया में चल रही थी, ये ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विज्ञान, तकनीक और शिक्षा। विज्ञान, तकनीक और शिक्षा से रिलेटेड आपकी जो भी समिट इंडिया में हुई है, इस पे बात करते हैं। पहली समिट क्या है, इंटरनेशनल यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस। जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली में इंटरनेशनल यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस ना जनरली आप आईआईटी हैदराबाद में होते देखोगे, बार बार होती है, अक्सर ही आईआईटी हैदराबाद में होती है। अब आईआईटी में होगी, अगर यंग साइंटिस्ट जाएंगे उनकी कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली है आईआईटी में ही होनी चाहिए। तो आईआईटी हैदराबाद में ये करा रहे हैं, और हैदराबाद एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है आईटी सेक्टर के लिए भी। तो आईआईटी हैदराबाद में आपके यंग साइंटिस्ट जमा हो गए, क्योंकि भैया सारे आईटी वाली चीज़ों में ही जमा होने चाहिए यंग जो साइंटिस्ट हैं। वेरी गुड। दूसरा, पब्लिक एआई इन एजुकेशन। ये कह रहे हैं भाई जो एआई है ना, ये पब्लिक एआई इन एजुकेशन में लेकर आओ। ये इसकी समिट आपकी जो है नई दिल्ली में इन्होंने कराई गई। एक्चुअली में जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिल के ना ये आपका जो है पब्लिक एआई लेने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन में। और आपका एनसीईआरटी का बेस आपका पूरा दिल्ली में, इसीलिए इन्होंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया होगा। टेक कीर्ति, आपका टेक कीर्ति बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है। इसमें आईआईटी कानपुर में हुआ है, अब यूपी में हुआ आईआईटी कानपुर में, तो याद रखना टेक कीर्ति। आजकल उत्तर प्रदेश भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्घाटन खुद आपका जो है हमारे जो डिफेंस में जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी ने किया। तो ये टेक कीर्ति क्यों चल रहा है, क्योंकि हम जो आपका एक तरीके से जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है ना, यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसका एक बहुत बड़ा जो नोड है या जो चल रहा है वो कानपुर है, और आईआईटी कानपुर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए टेक कीर्ति ये बनाई जा रही है, और डिफेंस में स्पेशली ब्रह्मोस वगैरह इस तरह की मिसाइल बनाने में आजकल जो है यूपी तेज़ी से जो है प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको ग्लोबल
ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस क्या है? ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस है कि ग्लोबल लेवल पे जो स्पेस है, उस स्पेस के जो आपके प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई किस तरीके से स्पेस में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ये GLEX या ग्लोबल लेवल स्पेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपका नई दिल्ली में आया है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया जो है तेज़ी से स्पेस में जो है आगे बढ़ रहा है। थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनरीक्षण करना। ये किसके द्वारा, किसके सहयोग है हुआ? इसरो ने इसको जो है एक तरीके से इसरो के सहयोग से ये किया गया है, ठीक है। और वो थीम होगी, वो भी इस बात है, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण करना, ये तो इम्पोर्टेंट रोल इसमें होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, माघयान, ठीक है, माघयान। अब ये समझो ये माघयान क्या है, नाम इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। तो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका वेदर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर को चेक करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका जो है WMO, उसके 75 साल आपके पूरे हो गए। उसके 75 साल पूरे होने के बेसिस पे जो भारतीय नौसेना थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसकी खुशी में। उसको नाम दिया मेघायान। मेघा बारिश वाला, यान नौसेना वाला, मेघायान। और इसका ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में कराया गया, ठीक है। इंडिया जैन समिट, आपको पता ही है भैया, भारत का पहला, भारत जैन आपका जो है ChatGPT आ गया भारत का पहला, और इसकी समिट नई दिल्ली में हुई है। DGIG कॉन्फ्रेंस, ये समझो जितने भी आपके इंडिया के DG होंगे और जितने भी IG होंगे, उन सब की एक कॉन्फ्रेंस होती है अक्सर, ठीक है, ताकि आपका पुलिस से रिलेटेड आपका जो है रिफॉर्म किया जा सके, डिस्कशन किया जा सके। ये कहाँ हुई है? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये भुवनेश्वर में हुई है, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ये आपकी समिट इन्होंने करा दी अब की बार। यंग साइंटिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये आपका हैदराबाद है, हमने पीछे पढ़ा था, दोबारा आ गया इसमें भूल से। यंग साइंटिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस IIT हैदराबाद में, सारे यंग साइंटिस्ट आपके जो है IIT में जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, देखो ये आपकी पहली हुई है, जहां आपके जितने भी कमांडर हैं, कमांडर्स जो हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, जितने भी आपके जो है अलग अलग आर्मी में कमांडर हैं, पहली हुई है। इससे पहले कभी नहीं हो रही थी। और पहली कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। तो याद रखना पड़ेगा आपको कमांडर कॉन्फ्रेंस। थीम थी सिक्योर इंडिया, आर्म्ड फोर्स ट्रांजिशन। आर्म फोर्स ट्रांजिशन करना है, क्योंकि इन्हें क्या करना है, तीनों जो आपकी फोर्स है उन्हें यूनाइटेड करने की कोशिश की जा रही है आजकल। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, देखो भाई सोलर फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, वो करा रहा है। वो भारत मंडप में गया, वहाँ इसने कराया, और इसको PM मोदी ने संबोधित किया कि किस तरीके से हमें सोलर एनर्जी को बढ़ाना है आगे, ठीक है। इसके बाद होता है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, हमारे पास क्या होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम विज्ञान को अप्रिशिएट करने के लिए एक महोत्सव कराया जाता है, इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव कराया जाता है। इसमें पूरे इंटरनेशनल लेवल से, इंटरनेशनल या पूरे विश्व से जो है एक तरीके से विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड आपके लोग आते हैं, वो बात करते हैं। ये अक्सर हम ये भी IIT में कराते हैं, और IIT गुवाहाटी में कराया है, साइंस एंड टेक हब के साथ इसकी थीम थी, और IIT गुवाहाटी में अब की बार हमने ये करा दिया, नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शिपिंग एंड एनर्जी फ्यूचर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ये क्या कर रहे हैं कि जो आपका एनर्जी फ्यूचर है उसको सेव करने का हो रहा है। ये फिर देहरादून में है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब पर्यावरण की बात होती है और एनर्जी से रिलेटेड आपकी बात आती है, एनर्जी के फ्यूचर के लिए देहरादून आपका यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रोलियम रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, और पर्यावरण से रिलेटेड आपके जो वन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये देहरादून में आपके हो रहे हैं दोनों। संस्कृति, समाज और धर्म से रिलेटेड हम थोड़ी सी समिट आप देखेंगे। आपने पढ़ा होगा काशी तमिल संगम 3, ये वाराणसी में हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ऋषि अगस्त्य, ये आपको ध्यान रखना है। और वाराणसी में हो रहा है लगातार, तो वो हो ही रहा है, बस थीम इंपॉर्टेंट। अब थीम पूछ सकता है ऋषि अगस्त्य। महाकुंभ मेला 2025 ये आपका हुआ ही है अभी, ये गिनीज रिकॉर्ड में आ गया, क्योंकि 19,000 लोगों ने इसके अंदर एक साथ झाड़ू लगाई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हमेशा कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता रहता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र ना में ही जो है श्री कृष्ण ने गीता का उपचार, वो मतलब एक तरह से गीता को पहली बार वहाँ सुनाया था। हाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही वहीं आपका बार बार ही सम्मेलन होता है। योगा कनेक्ट ग्लोबल समिट, ये हमारा योगा का हुआ है कि भाई योगा से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाए, तो दिल्ली में कराएंगे योगा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, जो मैरीटाइम हेरिटेज है, मतलब जो हमारे जो शिप वगैरह पुराने हो जाते हैं उसको हेरिटेज के रूप में हम जो है संजो के रखते हैं, तो वो हमारा नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम था इंडिया इन ए ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। इसमें हम मैरीटाइम का जो है हमारा जो समुद्र वाला होता है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, इंडस स्क्रिप्ट कॉन्फ्रेंस 2025, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस की लिपि को डिकोड करने की लगातार कोशिश हो रही है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस कराएगा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ASI के द्वारा। विषय क्या था? इंडस लिपि वर्तमान दिशा की, भाई क्या दिशा हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, इसके पूछा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा में है, यूपी में कराया गया, इसलिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु वाला नहीं करा रहे हैं, देखने में लगेगा तमिलनाडु वालों ने कराया होगा, करा रहे हैं यूपी के अंदर। फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, देखो ट्रांसजेंडर पर भी ध्यान दिया जा रहा है आज के टाइम में। ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस आपका अजमेर और राजस्थान वाले एरिया में इन्होंने करा दिया, राजस्थान में। ट्रांसजेंडर वाली चीज़ में अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर के रिफॉर्म में ना राजस्थान का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। कई अच्छे ट्रांसजेंडर को रिफॉर्म करने के लिए ना राजस्थान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो मे भी हो सकता है इस वजह से अजमेर राजस्थान में आपका फर्स्ट ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ होगा। इसका उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया बिरसा मुंडा के 150 वर्ष की जयंती के अवसर पर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब बिरसा मुंडा की 150 वर्ष जयंती हुई तब हमने ट्रांसजेंडर का यहाँ उद्घाटन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। 10वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस है, तो आपका ये भी आपका हमारा कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेदा कांग्रेस। ये कहाँ हुआ है? देहरादून में भैया, देहरादून में तीसरा आपका समिट है, आप ध्यान रखो, ठीक है। आयुर्वेद को भी अभी कर देहरादून में लेगी है। वैसे तो देहरादून में आयुर्वेद का सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे जोड़ सकते हैं कि भाई देहरादून आपका उत्तराखंड में है और उत्तराखंड आपका जो है आयुर्वेद के लिए एक बड़ा हब हो सकता है, क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार सब वहीं पर हैं, ऐसा मान कर सकते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, ये आपका भुवनेश्वर में हुआ, आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाकर विकसित भारत एंड डायस्पोरा इसकी वो थी, एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, एक्चुअली में एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई गेस्ट को, और ये आपका नई दिल्ली से आपकी पूरा भुवनेश्वर तक, नई दिल्ली से उड़ीसा भुवनेश्वर तक एक ट्रेन चलाई गई, जिससे आपके प्रवासियों को सीधा ले जाया जा सके। यहाँ के चीफ गेस्ट कौन थे? राष्ट्रपति थे, त्रिनाड और टबाको के जो राष्ट्रपति थे वही आपके जो है यहाँ चीफ गेस्ट बन के आई थी, ठीक है। एशिया इंडिया आर्टिस्ट कैंप भी हुआ है, तो आर्टिस्ट का एक कैंप कहाँ हुआ है एशिया इंडिया का? ये हुआ है आपका शिलोंग। इससे क्या था? रामायण की प्रतिध्वनि। एक्चुअली में थीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसियान वाले कंट्रियों में भी रामायण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो रामायण की प्रतिध्वनि इन्होंने विषय रखा होगा। लेकिन सबमिट हुई है शिलोंग में, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, कि मेघालय के अंदर ये सबमिट हुई है रामायण वाली, ठीक है, थोड़ा सा हट के है, ओके। अब आपका लास्ट पॉइंट एक होता है आपका व्यापार उद्योग और रोजगार को लेकर कुछ सबमिट हुई है। व्यापार उद्योग और रोजगार, व्यापार उद्योग रोजगार में जनरली वही फूड से रिलेटेड चलेगी, तो यहाँ इंडस फूड है आपका, इंडस फूड 2025। इंडस फूड आपका ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, तो ये यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत जो है एक उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का निर्यात कर सकता है। ये यहाँ आपको प्रदर्शित किए गए हैं खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के, और उसे हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ उसमें दिखाया गया इंडस फूड में, ठीक है। सरस आजीविका मेला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सरस आजीविका मेला। इसमें हम क्या होता है, ये एक्चुअली में नोएडा में हुआ है, हर बार यहीं नोएडा हाट में होता है। यहाँ आपके जितने भी हमारे जो है हाथ के जो हस्तकार लोग होते हैं, काश्तकारी लोग होते हैं, हाथों से प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ अपने जो है प्रोडक्टों को प्रदर्शित करने का और उनके लिए आजीविका का एक अच्छा साधन बनता है। ये शिवराज सिंह जो चौहान है हमारे इस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, उन्होंने ये जो है इसका उद्घाटन किया। वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं वे जो है लोग अपनाएं, शहरी लोग अपनाएं इस तरह के प्रोडक्ट को, ठीक है। वेव आपका याद रखना है, वेव है आपका मीडिया इंटरटेनमेंट से, जब भी मीडिया की बात आएगी तो मुंबई आ जाएगा, ठीक है। तो मुंबई में आपका वेव हुआ है इंटरटेनमेंट्स में। क्या करना है? कनेक्टिंग करे हैं क्रिएटर्स को, कनेक्टर को, कंट्रीज़ को, और प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है इसमें एक उद्घाटन किया था वेव्स को, मीडिया को लेके। इंडिया टेलीकॉम 2025, ये टेलीकॉम पे रिलेटेड है, नई दिल्ली में हुआ, ज्योतिराज सिंह ने कराया। भारतीय दूरसंचार उपकरणों सॉफ्टवेयर को दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई टेलीकॉम में हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, सॉफ्टवेयर है, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ आपकी फाइनली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस तरीके के बेस पे जो है हम आपसे मिलते हैं कि ये आपका कंडीशन हो जाएगा। एक लास्ट आपका ये रह रहा है कि फ्यूचर ऑफ जॉब कॉन्फ्रेंस, भाई जॉब का है, रोज़गार के ऊपर भी आजकल चल रहा है। नई दिल्ली में ये हुआ है जॉब को लेकर, इसमें चाह रहे हैं कि भाई नौकरियां ज़्यादा पैदा हो, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है गुड गवर्नेंस पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुड गवर्नेंस आपकी जो है ना लगातार चर्चा में रहता है। और गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल अक्सर अगर आप देखें तो बीजेपी पार्टी गुड गवर्नेंस दिखाती है अक्सर गुजरात से। तो गुजरात के गांधीनगर में, जहाँ हमारे गांधी जी हैं, तो गांधी जी नगर में इन्होंने गुड कॉन्फ्रेंस का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करा दिया गुड गवर्नेंस के ऊपर, ऐसा आप याद रख सकते हो।
सेकेंड स्टार्ट महासभा हम पीछे पढ़े लिए थे, दोबारा आ गया है ये, ठीक है। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट है, एक एयर ट्रांसपोर्ट समिट, जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट भी आपका इंडिया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका भारत मंडप पे हुई थी। एक्चुअली में इंडिया, आपको पता है कि उड़ान स्कीम जैसे चल रहा है, जिसमें चाह रहा है इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा आपका एयरपोर्ट बने और एयर आपका जो है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो तेज़ी से आपका डेवलप हो, एयर फेयर वाला, उसके लिए जो है दिल्ली में करी गई होगी। वर्ल्ड बुक फेयर आपका हमेशा दिल्ली में होता ही है। हम भारत के लोग, फोकस देश था रूस, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। आईसी असेंबली एंड ग्लोबल कॉप कॉन्फ्रेंस, ये भी भारतीय मंडप पे हुआ है। ये सारे आपके लगातार भारतीय मंडप में हो रहे हैं। आईसी असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इंडिया लगातार पीछे से बहुत फोकस कर रहा है, तो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कराया इन्होंने यहाँ पे कि कोऑपरेटिव्स को प्रोस्पेरिटी बनाओ। ये पहली बार हुआ है इंडिया में कोऑपरेटिव का कॉन्फ्रेंस, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंडिया फोकस कर रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, अब इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा रहा है भारत मंडप में, ये भी आपका हो सकता है। इसमें पार्टनर यूपी बिहार हैं, क्योंकि यूपी और बिहार आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि हम जो है अपना प्रोडक्ट बेचें। आहार एक इम्पोर्टेंट है भारत मंडप पे। इसमें दिखाया है कि एशिया का खाद्य आतिथ्य मेला ये है, एक तरीके से हम इसमें दिखाते हैं कि हम इंडिया में किस किस तरीके से अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, वो आपको आहार को दिखाता है। नई दिल्ली में भारत के खाद्य व्यंजनों को दिखाने का एक तरीका है। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, ये आपका यूथ कॉन्फ्रेंस है। यूथ कॉन्फ्रेंस भी आपका इम्पोर्टेंट है। आपकी ये एक स्पेशल इवेंट है। एक्चुअली में ये नामची सिक्किम में कराया है पर्यटन विभाग ने। ये एक्चुअली में 50 वर्ष की स्थापना हो गई है सिक्किम की, इसके कंटेक्स्ट में यूथ कॉन्फ्रेंस इन्होंने कराया है। वहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने दिया था। सेलिब्रेट सिक्किम एंड 50 के नाम पे ही ये सेलिब्रेट कर रहे थे। इंटरनेशनल यूथ को इन्होंने इन्वाइट किया था अपने स्थापना दिवस के मनाने पर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो है सारी सबमिट आपकी वो हो जाती है। इसके ऊपर हम रेट नाइट आपको एक क्विज़ डालेंगे सबमिट के ऊपर। पहले आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद इसमें आप एक क्विज़ दीजिए और इसे जो है कंटिन्यू हम ऐसे ही करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।